आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी गद्य में स्वरूप एवं विकास। मानव को प्रकृति द्वारा अभिव्यक्ति की एक अद्भुत क्षमता प्राप्त है। वह अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से दो रूपों में व्यक्त कर सकता है। पहला गद्य में और पद्य में। उसकी अभिव्यक्ति के दो रूपों के सृजन के कारण तत्व हैं विचार केंद्र मस्तिष्क और भावना प्रवण हृदय। हृदय और मस्तिष्क की न्यूनाधिक सक्रियता के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन रूपों को हम क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य मतलब कि काव्य साहित्य कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा का नाम गद्य है और उसका छंदोबद्ध रूप जिसमें ताल और लय की योजना के साथ रागात्मक मनोभावों की कलापूर्ण अभिव्यक्ति उपस्थित की जाती है, पद्य या काव्य कहलाता है। गद्य और काव्य की विषय वस्तु भाषा शैली में बहुत अंतर होता है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर आधारित है और काव्य की संवेदनशीलता पर। विषय अधिकांशतः वही होते हैं जिनके बारे में हम सोचते अधिक हैं। संक्षेप में हम काव्य का संसार अधिकांशतः काल्पनिक होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य का संसार अधिकांशतः काल्पनिक होता है, किंतु गद्य का व्यवहारिक गद्य में काव्य की अपेक्षा अपने विचारों को प्रकट करना अधिक सरल होता है। यह क्रमबद्ध ताल लय तो आदि से पूर्णतः मुक्त रहता है, जो काव्य के लिए अनिवार्य उपादान है। गद्य की भाषा प्रकृति व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल व्यक्त भी कर सकता है। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोध वृत्ति की प्रधानता रहती है। अतएव कथा, विचार, वर्णन, वक्र, व्याख्या, अनुसंधान के लिए यह सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। आज महाकाव्यों का नहीं उपन्यासों का युग है। भारतेंदु युग से ही अत्यधिक मात्रा में गद्य साहित्य पढ़ा एवं लिखा जाने लगा है। आज भी हमारा साहित्य अधिकांशतः गद्य में ही लिखा जा रहा है। छंदोबद्ध और भावपूर्ण रचनाएं काव्य कहलाती हैं। अत्यंत तीव्र एवं व्यक्तिक अभिव्यक्ति का माध्यम पद्य है, क्योंकि हृदय का तरल राग लेकर उन्मुक्त तथा संवेदनशील अनुभूति उद्दाम वेग से छंदों यानी कि संगीत में ही फूटती है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि प्रायः सामान्य होते हैं, जबकि काव्य में विशिष्ट कविता शब्दों की नई सृष्टि है। इसका कोई शब्द कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता। जीवन की अनुभूतियों से उसका भावात्मक संबंध होता है। इसके विपरीत गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उसके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ को ग्रहण करता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है। ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण समस्त और व्यवस्थित होती है। आंतरिक रूप से काव्य अधिक भावुकतापूर्ण, सूक्ष्म, सांकेतिक और गूढ़ होता है। उक्ति, वैचित्र्य और अलंकरण की प्रवृत्ति भी काव्य में गद्य की अपेक्षा अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होता है, क्योंकि इसमें किसी भी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति होती है, जबकि काव्य में बात को संकेत रूप में कहने की। गद्य का विषय प्रतिपादन सपाट, सीधा अथवा इतिवृत्तिपूर्ण होता है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है। गद्य में बिरला ही वाक्य अपूर्ण मिलता है और काव्य में बिरला ही पूर्ण। इस प्रकार गद्य तथा काव्य विषय, भाषा, प्रस्तुति, शिल्प आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति के दो सर्वथा भिन्न रूप हैं और दोनों ही प्रयोजन व दृष्टिकोण भिन्न हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी गद्य के विकास यानी इसका इतिहास का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। सामान्य रूप से व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भाषा गद्य ही है। गद्य के माध्यम से कोई व्यक्ति सरलता से अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होता है। ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, दर्शन, साहित्य आदि की अभिव्यक्ति एवं व्यवहार रूप में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का रूप गद्य कहलाता है। विभिन्न लेखकों तथा कवियों को वैचारिक जगत के साथ साथ अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी अपनी भाषा शैली
को विकसित करना पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी और शुक्ल जी प्रायः सभी ने अपनी अपनी भाषा तथा शैली को विकसित किया है। भाषा के रूपों के विकास की दृष्टि से इसकी 3 श्रेणियां हैं। पहला है इतिहास, जीवनी व यात्रा आदि के लिए वर्णनात्मक। दूसरा है विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन व विधि के लिए विवेचनात्मक। तीसरा है ललित निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक। विविध विषयों के अनुरूप ही गद्य प्रवाह, स्पष्टता, चित्रमयता, अलंकरण आदि की मात्राओं में भी आवश्यकतानुसार बदलाव करना पड़ता है। आचार्य शुक्ल जी के निबंध का प्रारंभ जहाँ एक ओर विवेचनात्मक होता है, वहीं दूसरी ओर निबंध के बीच बीच में भावात्मक कोटि की भाषा भी दिखती है। इस प्रकार प्रत्येक शाखा और विधा ने अपनी आवश्यकतानुसार अपनी विशेष विधि और शैली का विकास किया है। साथ ही एक दूसरे के साथ उनका आदान प्रदान भी चलता रहता है। संसार की दूसरी भाषाओं के समान हिंदी भाषा के साहित्य में भी पद्य का उदय गद्य से पूर्व हो चुका था। पद्य की इस विभिन्नता